गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ना, जिसको हम लोग समझे थे। एक बार मैं फिर से याद दिला दूँ आपको। न्यूटन सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने कहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा तो उसमें चेंजिंग होगा। किसमें चेंजिंग होगा? उसके मोमेंटम में चेंजिंग होगा। और उस मोमेंटम में जो चेंजिंग की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में इन्होंने बताया कि अगर ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तो मोमेंटम में चेंजिंग भी ज़्यादा होगा, कम फोर्स लगाइएगा तो मोमेंटम में चेंजिंग भी कम होगा। और मोमेंटम में जो चेंजिंग होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप लोग फोर्स अप्लाई करोगे। ठीक है, इस हिसाब से बड़ा आसान रूल दिया बाबू, लॉ दिया उन्होंने अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन की टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंजिंग टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। चेंजिंग किधर होता है? अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में होता है। संवेग में परिवर्तन की समय दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में होता है। ठीक है, अब ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अब हम इस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की सहायता से हम लोग फार्मूला डिड्यूस करने चल रहे हैं। यहाँ आप देख पाइएगा बाबू, यहाँ हमने इसी स्टेटमेंट को लैंग्वेज में लिखा है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकलेगा बाबू? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकलेगा चेंज ऑन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमने अगले लाइन में लिखा है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। अब मोमेंटम में चेंजिंग कैसे निकलेगा? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे और उसमें से उसका इनिशियल मोमेंटम अगर घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि चेंजिंग कितना हुआ है। तो यहाँ देखा जाए बाबू, चेंज इन मोमेंटम के जगह पे हमने लिख दिया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अगला लाइन हमारा हो गया फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। फिर आते हैं बाबू, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t। अब ऊपर के इन दोनों टर्म्स में से m कॉमन हो गया। m कॉमन हो गया तो यहाँ बचता है v और यहाँ बचता है u, तो ये v माइनस u। अब आपको पता है बाबू कि v माइनस u बाई t इज इक्वल टू ma होता है। इस तरीके से f इज प्रोपोर्शनल टू ma, या यूं कहिए कि f इज इक्वल टू ma। ये हमारा इक्वेशन निकल गया। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस तरीके से हमारा फार्मूला निकला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। या इसको कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाई मास। अब फोर्स न्यूमरेटर फॉर्म में है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो एक्सेलरेशन भी घटेगा। ठीक है, और मास जो है वो किसमें है? डिनोमिनेटर फॉर्म में है। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, मास घटेगा तो मतलब अगर हम बात करें कि हैवी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन तो कम होता होगा और लाइट ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन तो ज्यादा होता होगा। तो इस तरीके से न्यूटन के सेकेंड लॉ को एक और तरीके से बताया गया बाबू। देखा जाए, हमने कहा कि इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया गया तो उस फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक ना, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यह एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब फोर्स ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। फोर्स को अगर डबल कीजिएगा तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा, फोर्स को अगर हाफ कीजिएगा तो एक्सेलरेशन भी हाफ हो जाएगा। एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है तो फोर्स घटेगा, मास बढ़ता है तो फोर्स घटेगा, और मास घटता है तो फोर्स बढ़ेगा। मतलब अगर मास को डबल कीजिएगा तो फोर्स हाफ हो जाएगा, मास को हाफ कीजिएगा तो फोर्स डबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने कह दिया बाबू कि अगर 10 इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किधर प्रोड्यूस होगा?
फोर्स के डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, which is directly proportional to the applied force and is inversely proportional to the mass of object, जो कि अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और मास ऑफ ऑब्जेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी बात को हमने हिंदी में लिख दिया बाबू कि इस प्रकार यदि किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाए तो बल की दिशा में उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है जो बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की सहायता से, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा, उसकी सहायता से फोर्स का हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला और फिर उसको एक अन्य तरीके से, ये जो लॉ है बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है बाबू। कल हम लोग अगले वीडियो में हम लोग इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स ऑन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स मिलेगा। उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। यदि आपको कोई समस्या हो रही हो तो आप अपनी समस्याओं को मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9661138629। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर फिजिक्स बाय विनय प्रकाश के चैनल में भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।